जय हिंद। एक बात है जिस पर आज यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्या कभी कोई सोच सकता है कि अमेरिका और ईरान, जो आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं, कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे? जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही दोस्ती जैसी आज हम अमेरिका और इजराइल के बीच देखते हैं। तो फिर 1979 में ऐसा क्या हो गया कि ये दोस्ती एक कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी में बदल गई? चलिए आज इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साथी सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। 1979 से पहले का ईरान, मतलब खाड़ी में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सिपाही, एक ऐसा राजतंत्र जो पूरी तरह से पश्चिमी रंग में रंगा हुआ था। और फिर आता है 1979 के बाद का ईरान, जो बना अमेरिका का कट्टर दुश्मन, एक इस्लामिक गणराज्य। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये तो जैसे पूरे देश की पहचान ही बदल गई थी। सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा भूचाल आया कैसे? इस दुश्मनी की जड़ें जाती हैं 1953 में, जब CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने ईरान के तेल को विदेशी कंपनियों के चंगुल से छुड़ाकर देश की संपत्ति घोषित कर दिया था। खैर, उनकी जगह गद्दी पर बिठाया गया शाह रजा पहलवी को, जो अमेरिका के पक्के दोस्त साबित हुए। अब ईरान का तेल अमेरिका को मिलता, मुनाफा भी अमेरिका को होता और शाह अपनी सत्ता का मजा लेते। 1971 में पार्सिपुरस में एक शाही जश्न हुआ, जहां दौलत पानी की तरह बहाई गई, और अगर कोई इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता तो शाह की खूंखार खुफिया पुलिस सवाक उसे ऐसी खामोशी की नींद सुला देती कि कोई दोबारा सवाल न कर सके। शाह ने अमेरिका से प्रभावित होकर एक व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये ईरान के पश्चिमीकरण का एक प्रोजेक्ट था। देखते ही देखते शहरों में शराब की दुकानें आम हो गईं, महिलाओं के कपड़े छोटे होने लगे और अमीरों की पार्टियां अय्याशी का अड्डा बन गईं। सोचिए, एक तरफ शाह की ये चमक दमक वाली दुनिया और दूसरी तरफ ईरान का आम आदमी, जो अपनी परंपराओं और धर्म से गहराई से जुड़ा था। ये खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों के इसी गुस्से और बेचैनी को आवाज दी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने। शाह ने उन्हें देश से निकाल दिया था और वो फ्रांस में रह रहे थे, लेकिन हजारों मील दूर बैठकर भी उनके भाषणों के कैसेट ईरान की मस्जिदों और बाजारों में आग की तरह फैल रहे थे। उनका संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था, ये शाह अमेरिका की कठपुतली है, तेल हमारा है, जमीन हमारी है, तो इसका मुनाफा भी हमारा होना चाहिए। गुस्सा तो एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर पक रहा था। उसे फटने के लिए बस एक आखिरी चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी एक बहुत ही खूनी दिन पर गिरी। वो तारीख थी 8 सितंबर 1978। जुम्मे की नमाज के बाद तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक शाह की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए। ईरान के इतिहास में ये दिन ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना गया, और इसी दिन ने क्रांति की उस आग को हवा दे दी जो अब पूरे देश में फैलने वाली थी। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। जनवरी 1979 आते आते पूरे देश में इतने जबरदस्त प्रदर्शन हुए कि कैंसर से लड़ रहे शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। ठीक एक महीने बाद फरवरी में आयतुल्लाह खुमैनी 15 साल बाद वतन लौटे। तेहरान में करीब 50 लाख लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया जो शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा हो। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक फैसला लिया जो एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था। उन्होंने शाह को इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाजत दे दी। बस इसी एक फैसले ने ईरान के लोगों को गुस्से से पागल कर दिया। उनकी नजर में अमेरिका क्या कर रहा था? एक तानाशाह को पनाह दे रहा था, उस आदमी को बचा रहा था जिसके हाथ उनके अपनों के खून से रंगे थे। सड़कों पर बस एक ही नारा था, एक ही मांग थी, शाह को वापस भेजो, उसे ईरान लाओ ताकि उस पर मुकदमा चले। तो होता क्या है जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और लोगों का गुस्सा सब्र का हर बांध तोड़ देता है? उसका जवाब है 52। 4 नवंबर 1979 को ईरानी स्टूडेंट्स की एक गुस्साई भीड़ ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और अंदर मौजूद 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और नागरिकों को बंधक बना लिया। और ये बंधक कितने दिन कैद में रहे? 1 दिन, 10 दिन नहीं, पूरे 444 दिन। 444 दिन। ये एक ऐसा संकट था जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दुनिया के सामने घुटनों पर ला दिया और राष्ट्रपति कार्टर के राजनीतिक करियर को हमेशा के लिए बदल दिया।
अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका के पास एक ही रास्ता था, एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान सुनने में तो काफी सीधा था। स्पेशल फोर्स के प्लेन ईरान के एक सुनसान रेगिस्तान में उतरेंगे। वहां हेलीकॉप्टर्स उन्हें मिलेंगे, तेहरान ले जाएंगे, दूतावास से बंदूकों को छुड़ाएंगे और फिर सबको सुरक्षित वापस ले आएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अमेरिकी कमांडो रेगिस्तान में उतरे, एक भयानक रेतीले तूफान ने उन्हें आ घेरा, जिसे वहां हबूब कहा जाता है। इस तूफान की वजह से कई हेलीकॉप्टरों के नाजुक सिस्टम खराब हो गए और वो उड़ान ही नहीं भर पाए। एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं। एक और हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और उसे मजबूरन वापस लौटना पड़ा। मिशन को कामयाब बनाने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे, पर अब सिर्फ 5 ही काम के लायक बचे थे। मिशन को वहीं रद्द करना पड़ा। लेकिन तबाही का सबसे बुरा मंजर अभी बाकी था। जल्दबाजी में वापस लौटते हुए एक हेलीकॉप्टर ने सीधे एक बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130 को टक्कर मार दी। रात के अंधेरे में रेगिस्तान एक जबरदस्त धमाके और आग के गोले से दहल उठा। मिशन सिर्फ फेल नहीं हुआ था, वो एक त्रासदी बन चुका था। तो इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? देखिए, 8 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए, 2 एयरक्राफ्ट पूरी तरह तबाह हो गए और बचाए गए बंधक 0। ये अमेरिका के लिए दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी और बंधक वो अब भी ईरान की कैद में ही थे। आखिरकार इस लंबे संकट का अंत हुआ, लेकिन कूटनीति के एक अजीब खेल के साथ। नवंबर 1980 में इसी बंधक संकट की वजह से जिमी कार्टर चुनाव हार गए और रोनाल्ड रीगन नए राष्ट्रपति चुने गए। उधर मिस्र में शाह की भी कैंसर से मौत हो गई। ईरान ने कार्टर को जाते जाते एक आखिरी राजनीतिक चोट दी। 20 जनवरी 1981 को, ठीक उसी पल जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, ईरान ने सारे 52 बंधकों को रिहा कर दिया। अब ईरान एक नया देश था, एक नए सिस्टम के साथ। खुमैनी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो दुनिया में और कहीं नहीं है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर हैं सुप्रीम लीडर, जिनके पास देश के हर धार्मिक और राजनीतिक मामले में आखिरी फैसला लेने की ताकत है। फिर आती है एक गार्जियन काउंसिल, जो एक तरह से गेटकीपर का काम करती है। ये तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। और इनके बाद आता है राष्ट्रपति, जिसे जनता वोट देकर चुनती है, लेकिन सिर्फ उन उम्मीदवारों में से जिन्हें गार्जियन काउंसिल ने पहले से पास कर दिया हो। अब इस नई सत्ता को, इस क्रांति को बचाने के लिए एक नई फौज की जरूरत थी। शाह की पुरानी वफादार सेना को साइडलाइन कर दिया गया और उसकी जगह बनाई गई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये कोई आम सेना नहीं थी, ये थी विचारधारा की सेना, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, क्रांति को अंदर और बाहर के हर दुश्मन से बचाना। आज यही IRGC ईरान की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है और क्रांति को बाहरी खतरों से बचाने का यही मिशन हमें आज मिडिल ईस्ट में उसके बढ़ते प्रभाव की वजह दिखाता है। तो एक दोस्ती जो दुश्मनी में बदल गई, एक क्रांति जिसका असर आज भी महसूस होता है, और एक ऐसा झगड़ा जो आज भी हमारी दुनिया की शक्ल तय कर रहा है। सवाल सिर्फ एक है, और वो ये है कि इस कहानी में आगे क्या होगा।